नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की जो ये प्रोग्राम है, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर एक जॉइंट प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम की परिकल्पना किया और हमें इसमें भाग लेने की आशा जताई, जिसके वजह से हम इसको आज होस्ट कर रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ विभिन्न स्थानों से लोग उपस्थित हैं, जिनमें पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, जो फाउंडर हेस्को के हैं। श्री राजीव रंजन मिश्रा अभी ज्वाइन करने वाले हैं, वो आ रहे हैं। और हमारे डीडीजी साहब श्री राठौर साहब भी हैं। और मेरे डायरेक्टर जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के श्री धनंजय मोहन भी उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे साथ में इसराइल से श्री सलब गहलोत हैं, फ्रांस से श्री योहान हैं, इंग्लैंड से मिस हैदर ज्वाइन करने वाली हैं, और एनएमसीजी के बहुत सारे सदस्य, और इसके अलावा बहुत सारे जो है स्थान के सदस्य, गंगा प्रहरी मेंटर और बाल गंगा प्रहरी भी शामिल हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैव विविधता मुख्य रूप से 3 स्तर पर होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी, और इकोसिस्टम या हैबिटेट डाइवर्सिटी कहते हैं। आप सभी ये भी जानते हैं कि जैव विविधता के बिना मानवीयता की कोई भविष्य नहीं है। और ये बात अभी जो कोरोना फैल रखी है, कोरोना कोविड-19 के वजह से हमें ज्यादा एहसास होने लगा है। जैव विविधता हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हम इन परिस्थितियों की तंत्र की सेवा के बिना नहीं रह सकते। वी कांट सर्वाइव without the support of biodiversity, which is the life giving system. अतः आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर हम सभी तक ये संदेश पहुंचाने कि ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी एक सपोर्ट सिस्टम है। विशेष रूप से आज कोरोना के इस आपातकाल में हम प्रकृति की ओर मुड़ने की और उसके संरक्षण के लिए सोचने का अवसर प्रदान किया है। और इस अवसर पर आज के दिन मैं सभी लोगों को औपचारिक रूप से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें इंटरैक्टिव भाग लें। और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्री डॉक्टर पद्म भूषण अनिल कुमार जोशी और श्री राजीव रंजन सिंह की जो आज की हिदायत है, आज की जो उन्होंने आप लोगों को एड्रेस करेंगे, उनको गौर से सुनिए और उनको अपने जीवन में उसको कार्य करने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हुसैन। अब मैं जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार के जो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, इसकी जो थीम है वो है आवर सॉल्यूशंस लाई इन नेचर। प्रकृति में ही हमारा समाधान है। तो इसी के चलते हमारे जो आज के मुख्य अतिथि और ये जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अनिल जोशी, वैसे तो वो एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने सामाजिक विभिन्न पहलुओं पर और पर्यावरण से रिलेटेड कई चीजों पे काम करा है। परंतु उनका अपना एक जो एक्सपेरिमेंट रहा है, जहां पर उनका इंस्टीट्यूट लोकेटेड है और जहां पर उन्होंने नेचुरल सॉल्यूशंस के द्वारा एक नदी को जीवित करा है, मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ साझा करें। तो आपका स्वागत है डॉक्टर जोशी, और आप अपने वक्तव्य को शुरू करें। पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और इस बात के लिए अवश्य मैं धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि आपने आज इस बातचीत का जो आयोजन किया है वो एक बड़े महत्वपूर्ण अवसर पे किया है कि जब जैव विविधता के कई अन्य सवाल भी हमारे बीच में खड़े हैं। और वैसे तो कई तरह की परिभाषाएं हम लगातार देते चले आए हैं, कम से कम तब से जबकि CBD ने 1992 में ये तय किया कि
हमारी जैव विविधता की, बायोडायवर्सिटी की परिभाषा क्या होनी चाहिए, वैरायटी क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है, और इस तरह के तमाम शब्दों का उपयोग करते हुए हमने जैव विविधता, इसके अलावा बहुत से अन्य भी इसकी परिभाषा के लिए लोग आए, बायोलॉजिकल वेल्थ के नाम से, इंटर रिलेटेडनेस को लेकर के, आपस पारस्परिक संबंधों को लेकर इस पे बात उठी है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं, और सबके लिए भी ये मैं कल्पना करने के लिए छोड़ देता हूं कि क्या कैसा होता कि आज मात्र मनुष्य ही पृथ्वी पर होता और अन्य कोई नहीं। कल्पना की जा सकती है कि हम आज जिस भी रूप में किसी भी तरह के जीवन को लाभ उठा रहे हैं, भोजन से लेके और सुविधाओं तक, इसमें कहीं ना कहीं उस जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए हम एक ऐसी कल्पना हमें जरूर कर लेनी चाहिए कि दुनिया में जीवन संभव अगर है तो वो पारस्परिक संबंधों से है। जैव विविधता के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे वो वन्य जीव हो, चाहे वो पालतू पौध हो, या हमारे मवेशियां हो, या समुद्रों में पलते बड़े होते हुए किसी भी तरह के जीव हो, वे सब किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा है। और इतना ही नहीं, उनके जीवन में भी हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। अब इस कल्पना के साथ ये भी कल्पना कर लेनी चाहिए कि जहां ये पारस्परिक संबंधों की बात जैव विविधता से जुड़ी है, इंटर रिलेटेडनेस जुड़ी है, तो ये कोरोना ही है जो इसका इस डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। और उसकी कल्पना ऐसे भी सोच लेनी चाहिए कि जब जब मनुष्य ने प्रकृति पर अतिक्रमण करना शुरू किया, उसके परिणाम ऐसे ही रहे। और प्रकृति के अपने रास्ते तय होते हैं कि वो किस तरह से मनुष्य के लिए दंड तय करे। और वो खास तौर से तब जब आपके ही संज्ञान में मैं ये लाऊं कि जब से वन प्रबंधन खत्म हुआ, अब कल्पना करिए 1900 से लेके जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई और आज तक करीब 100 मिलियन हेक्टेयर जंगल को हमने खो दिया, तो उसके साथ कल्पना कीजिए हमने कितने तरह के पेड़ पौधे, वन्य जीव अपने बीच में से गायब होते देखे हो। और जब ये खोना शुरू किए, हमने वनों को खोना शुरू किया, वनों पर भी एकाधिकार हमने उनका शोषण शुरू किया, तो एक प्रजातियां, ऐसी प्रजातियों ने जन्म लिया जैसे कि कुर्री लेंटाना, जिसका कोई विकल्प नहीं दिखता। हमने कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम, उसका जन्म दे दिया क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं होना था, और इसलिए ऐसी ही प्रजातियों ने हमारे वनों को घेर लिया। ऐसे ही जीव के रूप में हमारे अतिक्रमण में कोरोना ने जन्म लिया। यही जीव, जीवश्च भोजनम च जीवा, ये शास्त्रों में कहा गया है कि जीव का भोजन ही जीव है। कोरोना भी एक जीव है, उसने मनुष्य को ही अपना भोजन तय कर लिया। प्रकृति करती है। यही सबक लेने का भी समय है, और खास तौर से तब सबक लेने का समय है कि जब दुनिया में हमने आज तक करीब 8 मिलियन प्रजातियों को धीरे धीरे अपने बीच में से खत्म होते की शुरुआत हमने देख ली है, और करीब 1 लाख प्रजातियां गायब हो चुकी हैं, और करीब ये मान के चला जा रहा है कि 1 मिलियन फिर रास्ते लगी हैं जो कि फिर हमें नहीं दिखाई देंगी। 2019 का भी अगर आप एक अध्ययन देख लें, 2019 के एक अध्ययन में ये कहा गया कि हमारे बीच में से कई प्रजातियां चली गई। 2 मेंढक प्रजातियां वो हमारे बीच से गायब हो गई। ऐसी एक स्नेल है, हवाईयन स्नेल उसको कहते हैं, वो भी 2019 में गायब हो गई। एक चाइना की बड़ी फेमस फिश थी, वो हमारे बीच में से गायब हो गई। देखिए, ये सब गायब होने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है इस जैव विविधता के संसार में, वो मनुष्य ही है। अब देखिए, प्रभु और प्रकृति ने जो तय किया था कि सभी की संख्या सीमित होनी चाहिए,
अब अगर आप प्रकृति में चले जाएं, अगर वनों को देख लें कि वनों में ये तय था कि कितने बाघ और शेर होंगे, इस बात पर तय था कि वहां कितने हिरन होंगे, और कितने हिरन होंगे वो इस बात पर तय था कि उसमें कितनी घासें होंगी। एक दूसरे से जीवश्च च भोजनम च जीवा, उस श्रृंखला में एक भोजन श्रृंखला प्रकृति ने तय की थी कि ये भोजन की श्रृंखला होगी और इतने तरह से नियम चलेंगे। लेकिन मनुष्य ने सारे नियमों को ताक में लगा दिया, और दुनिया में जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अगर कोई संख्या है तो उसी मनुष्य की है, जिसे भी जीव का ही दर्जा प्राप्त था, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से प्रकृति ने उसे बुद्धिजीवी नाम और उसके साथ जोड़ दिया था, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्योंकि वो आवश्यकताओं में और विलासिताओं में अंतर नहीं कर पाया। प्रकृति ने हमें आवश्यकताओं के लिए सब कुछ जुटाया था, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया था कि जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो। लेकिन आज जब से नए सभ्यता, मानव सभ्यता 5000 साल से धीरे 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 मनुष्य आज उस चरम पर पहुंच गया जहां पे उसने अपनी आवश्यकताओं को, जो कि विलासिताएं ज्यादा थी, उसके सब कुछ बलि चढ़ा दिया। और यहां तक हमने अतिक्रमण किया कि हमने अपने भोजन भी वन्य जीवों पर ही तय कर लिए, वो भी एक हिस्सा बना दिया। हम, प्रकृति ने सब कुछ दिया था, लेकिन हमने उसकी कई तरह की सीमाएं तोड़ी। आज कितनी अजीब सी बात है कि हमारे बीच में से, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 100 सालों में हमने 90% प्रजातियां खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो बीज थे उनको खो चुके। हमको और भी आश्चर्य होगा कि करीब आप देखिए कि 16वीं शताब्दी से और आज तक हमने 9% डोमेस्टिक जो एनिमल की थी उनकी भी प्रजातियां खो दी हैं। हमने एक ऐसा चक्र चलाया इस मनुष्य ने कि जिसने सबको बलि चढ़ा दिया और अपनी संख्या उसी दर में बढ़ाता चला गया, क्योंकि इसको खाने वाला सीधे कोई जीव नहीं था जो इसकी संख्या पर नियंत्रण करता, और इसलिए प्रकृति ने कोरोना को जन्म दे दिया। समझिए, अगर हम इस प्रक्रिया का अपने आप हिस्सा नहीं बनेंगे, इस संतुलन का, इस नियंत्रण का, तो ये तय मानिए प्रकृति ही किसी ना किसी रूप में आपके बीच में होगी। नारायण के कई रूप हैं और काल के भी कई रूप हैं, और ये काल ही था जो कोरोना के रूप में, जिसको कि डाइवर्सिटी का ही ये हिस्सा है, वो तथाकथित बायोडाइवर्सिटी का, जो एक नए रूप में हमारे बीच में आ गया। देखिए कितना अजीब सी बात है कि अभी एक रपट आई है जिसको लैंडमार्क असेसमेंट रपट कहा गया है, कि करीब 15,000 वैज्ञानिकों ने, 50 देश के वैज्ञानिकों ने बड़ा अध्ययन किया, और ये निकाल कर आया कि अभी तक हम उस वाले हिस्से के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए जिसको अर्थ कहते हैं, पृथ्वी वाला हिस्सा, लेकिन समुद्र का जो 70-75 हिस्सा इस दुनिया का है, उसके जैव विविधता के प्रति हम कतई गंभीर नहीं है। और उसी जैव विविधता पर कितने बड़े संकट आ गए, क्योंकि आपका और मेरा जितना भी कचरा है, इन उद्योगों का कचरा है, गंगा यमुना तमाम नदियां जो भी एक एक करके हमने मार दी, उनको गंदा नाला बना दिया, वो सारा कचरा समुद्र के हृदय में समा गया, और उसने वहां जो आतंक पैदा किया उन मछलियों पर, वहां जो पौधों पर, और जो समुद्री जीव हैं उनके जीवन को बड़े संकट में डाल दिया। और 400 डेड पॉइंट है जिसमें समुद्र में आके गए हैं। डेड जोन का मतलब है कि वहां अब कुछ नहीं है। कितनी अजीब बात है कि वो समुद्र जो हमारा एक बहुत बड़ा सहायक है, आपको के संज्ञान में ले आऊं, जो भी पर्यावरण प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ी भूमिका है, आप ये मानकर चलिए कि 60% वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंकिंग पॉइंट समुद्र है, समुद्र ही सोख लेता है। और जितना ज्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाया है, उतना ही समुद्र एसिडिक होता चला गया, तेजाबी होता चला गया, और उसने अंततः चोट उसी पे कर दी, जीवन पे कर दी। और वही समुद्र है जो आपके और मेरे बीच में मौसमों को तय करता है। इसने मौसम तय किए हैं। हमारे यहाँ जो वर्षा पड़ती है
देश में वो समुद्रों के प्रताप से है। पानी वाष्पीकरण होता है, फिर वो मानसून बनता है, फिर आप और मेरे बीच में हमारे खेतों को भिगोता है, नदियों को सींचता है। हमने अपनी इस पूरी कहानी में समुद्रों को भी असहाय कर दिया। और आज आप मान के चलिए कि समुद्रों की जो बेहतर हालत थी आज से 200 साल पहले, वो आज बदल गई है। करोड़ों टन कचरा, चाहे वो पॉलीथीन हो चाहे अन्य चीज हो, वो समुद्र के अंदर चला गया। और आपको मैं एक बात और स्पष्ट बता दूं कि दुनिया में आज भी जितनी प्रजातियों की हम चर्चा करते हैं, जितनों के बारे में सोचते हैं, हमारे पास अभी पूरा ज्ञान विज्ञान नहीं है। क्योंकि कितने मर गए, कितने उड़ गए और कितनी प्रजातियां हैं, ये जितना भी अध्ययन आज तक हुआ, वो पूरे ब्रह्मांड में पाने वाली सिर्फ 4% की संख्या हमें मालूम है बायोडायवर्सिटी की। 96% का तो अभी हमें पता नहीं है, अभी उतनी गहराई में हमारा विज्ञान और शोध नहीं गया है। उनमें से कितने ने हमें खो दिया होगा, हमने खो दिया होगा, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। मोटा सा आंकड़ा है, अगर आप देखिए कि सन 1900 से शुरुआत से आज तक हमने करीब 41% एम्फीबियन खो दिए। हमने 33% जो कोरल थे, समुद्र में पैदा होते थे, जो एक बड़ा रोजगार भी था और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उसका बड़ा योगदान था, वो भी खो दिया। करीब 33% जो मछलियां थी समुद्र की, वो भी किसी न किसी रूप में संकट में चली गई। अपने देश में तो जो कि दुनिया भर की बायोडायवर्सिटी का 7% है, और भी विहंगम हालात हैं। हमारे हालात इतने बुरे हैं कि अभी तक बहुत गंभीरता से हमने इस पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए कि हमने इतने दिनों में क्या खोया। हिमालय की जो विराटता है, राजस्थान की जो प्रतिरोधक क्षमता है मिट्टी और लोगों की, और वहां के बसे हुए तमाम तरह के जीवों की, समुद्र तट में पलते जीवन और जीवों की, पौधों की, अभी हमारे पास पूरी तरह से जानकारियां नहीं है, और न ही हमें उनके बारे में, उनमें से हमने कितनों को खोया इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए कि मनुष्य ने अपने लालच में सब कुछ तय कर दिया। कि आप ये मानिए कि 1992 से लेकर और आज तक शहरों की संख्या दुनिया में दुहाई और तिहाई तरीके से बढ़ती चली गई, डबल होती चली गई। अब इस शहर में क्या होता है, शहर के लोग अपने आप में इतने व्यस्त हैं, वे कैसे तय कर सकते हैं कि उनकी प्रकृति के प्रति क्या भागीदारी या क्या दायित्व बनता है। और प्रकृति ने जब सब कुछ देने की ठानी और सबको देने की ठानी, किसी पेड़ ने ये नहीं सोचा, किसी समुद्र की मछली ने ये नहीं सोचा, किसी पौधे ने जो जड़ी बूटी से जुड़ा था उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किस वर्ग के साथ जा रही हूँ, किस धर्म के पास जा रही हूँ। इसलिए प्रकृति की अपेक्षा थी कि जिसने भी उसको भोगा और उसने जिन जिन को सब कुछ दिया, उन सब के दायित्व को प्रकृति मानती है, उनके कर्तव्य को याद दिलाने का अवसर देती है कि आप समझें कि हमने क्या खोया है इतने दिनों में। क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस देश में हम रहते हैं, वहां देश आज भी गांव में पनपता है, और गांव से ही देश और दुनिया की आर्थिकी और पारिस्थितिकी सिद्ध होती है। वही साधक हैं इस देश में, वही परिश्रमी हैं, वही देश को उत्पाद देके पेट भरते हैं, पानी देते हैं। मैं समझता हूं कि आज मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं जो गंगा प्रहरी के रूप में शायद यहाँ पे हैं, जिनको मैं देख पाया। मैं डॉक्टर रुचि बडोला, हसन हुसैन जी और गंगा प्रहरियों को इस बात के लिए बहुत आभार भी प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप उस गंगा का एक ऐसा हिस्सा बनिए, एक ऐसी आवाज बनिए कि आप अपने स्तर पर ऐसी कमर कसें कि गंगा सबको तारने के लिए बनी है,
और आपका ये दायित्व है कि इस आंदोलन को, जो कि आपने गंगा प्रहरी के माध्यम से खड़ा किया है, इस बड़े आंदोलन को आगे ले जाए। क्योंकि मेरा ठोस मानना व्यक्तिगत रूप से यह है कि वो प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दे हो, जैव विविधता से जुड़े हुए मुद्दे हो, जब तक ये जन मुद्दे नहीं बनेंगे, जब तक ये लोगों के मुद्दे नहीं बनेंगे, आप और मैं किसी भी बैठक में कितनी भी चर्चा कर लें, कितनी भी गंभीरता बरत लें, हम शायद उस दृष्टि में सफल नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि एनएमसीजी ने, नमामि गंगे ने जो एक सामाजिक पृष्ठ गंगा को बचाने के लिए खोला है, जिसमें गंगा प्रहरी या रुचि बडोला जी के नेतृत्व में और हुसैन जी के नेतृत्व में जो सामाजिक कार्यों का बेड़ा है, वो एक तरह से मेरी दृष्टि में इस पूरे कार्य की एक आत्मा है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि नमामि गंगे के आंदोलन में, नमामि गंगे के कार्य को मैं सरकारी कार्य नहीं मानता, ना ही किसी भी गंगा से जुड़ी हुई आलोचना का मैं पक्षधर हूं। क्योंकि अगर मुट्ठी भर लोग ही गंगा को बचाने को आएंगे तो गंगा मुट्ठी भर ही सुधरेगी, लेकिन जब सब आएंगे तो सब सुधरेंगे। क्योंकि ये प्रयोग तो आ चुका, कोरोना में जब सबके घरों में ताले लग चुके थे और सबको कोरोना ने कमरों में बंद कर दिया था, तो तब गंगा क्यों सुधरी? यही प्रयोग मुझे लगता है कि रुचि बडोला के हृदय में रहा होगा कि लोगों को जोड़कर ही शायद गंगा का समाधान है। और मैं हमेशा भी कहता रहा हूं कि 40 करोड़ लोग जब तक गंगा से नहीं जुड़ेंगे, हम न इस देश की विविधता की संरक्षण कर सकते हैं, न गंगा को बचा सकते हैं। और मैं खास तौर से एनएमसीजी के जो हमारे मित्र हैं, डीजी साहब, उनको भी बड़ा धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह गंगा है उतने ही वो सरल भी है। वो सब स्वयं ऐसे चित्त के हैं जो सबको जोड़ने के साथ चलते हैं। और मुझे लगता है कि ये समय है प्रकृति के साथ सामूहिक रूप से जुड़ने का, कि प्रकृति किसी एक की नहीं है और न किसी एक, जब तक सब नहीं जुड़े और गांव नहीं जुड़े, हम इसके संरक्षण में कभी बड़े रूप में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपने मुझे समय दिया, और मैं फिर बधाई देता हूं कि इसको आप आगे बढ़ाएं। और मैं और मेरे तमाम तरह के साथी जिस भी रूप में आपके साथ, आपकी अपेक्षा के अनुसार संभव होंगे, हम जुड़ेंगे। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। बहुत ही आपने एक बहुत ही अच्छा और गहन जो आपने वक्तव्य अभी दिया, बहुत सारी चीजें आपने उसमें इश्यूज रेज करे जो हमारे लिए सोचनीय भी है और जिन मुद्दों पे हम लोग काम भी कर सकते हैं। और अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आज का हमारा थीम है कि हमारे समाधान प्रकृति में ही हैं, आवर सॉल्यूशंस लाई इन नेचर, इसी को हमारे कुछ जो गंगा प्रहरी मेंटर हैं और हमारे जो गंगा प्रहरी हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ कार्य करे हैं और जिनकी की छोटी छोटी झलकियां हम दिखाना चाहते हैं, हम साझा करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले मैं श्री शलभ गहलोत को, जो कि इजराइल में है इस वक्त, और वो एक इको टूरिज्म फैसिलिटी के ओनर है, लेकिन धरती से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सोशल कॉजेस से जुड़े हुए हैं। और उनका जो एक एक्सपेरिमेंट है कि छोटी सी जगह में वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसको रीयूज करना, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। क्योंकि गंगा के किनारे हम कितने एसटीपी लगाएंगे और कितना जो है केमिकल तरीकों से करेंगे, तो उसका तरीका यही है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव, प्रत्येक छोटी इंडस्ट्री अपने अपने वेस्ट वाटर को बहुत ही सरल उपायों से अगर खुद ही ट्रीट कर पाए, तो उसमें हमारा पानी भी बचता है और गंगा जी की स्वच्छता में भी हमारा योगदान रहता है। तो शलभ, आप हैं क्या ऑनलाइन? शलभ जी, शलभ, आपका माइक ऑन है?
शलभ है अंदर? शलभ, are you there? समय लगता हो तो हमारे जो बाकी गंगा प्रहरियों की रिकॉर्डिंग आई है, एकता आप वो दिखाएं पहले। हमने कल कुछ अपने गंगा प्रहरियों से उनके जो इस तरह के नेचुरल सोल्यूशन से रिलेटेड कार्य हैं उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स मंगवाई थी और वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। कैन यू पुट इट ऑन एकता टिल शलभ कम्स ऑनलाइन? Ma'am, actually I'm back. Oh, okay शलभ, okay, great शलभ, आइए। नमस्कार डॉक्टर जोशी एंड इतने डॉक्टर हैं, इतने साइंस के बेसिस पे चल रहे हैं यहाँ पे लोग, एंड ये बहुत खुशी की बात है कि जो जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है पूरे दुनिया की, आप लोग हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा गेस्ट हाउस है अलकनंदा नदी के किनारे पे, एंड वहाँ पे वेस्ट वाटर जो है हम लोगों का, उसका हम लोग बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं, और उसको मैनेज ही नहीं करते, हम अपने वेस्ट वाटर को रीयूज भी करते हैं अपने गार्डन के लिए। और इसमें एक सिस्टम है जिसको कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बोलते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये हो गया कि जो नेचर में होता है फ्लड प्लेन में, उसको हम लोग डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंस्ट्रक्ट करके हम कुछ पौधे जो है, एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं, उनको एक ग्रेवल बेड में लगा के उसको बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी से, नेचुरल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए पानी को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, इनफैक्ट बिल्कुल ड्रिंकेबल बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं कुछ फोटोग्राफ्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कुछ डायग्राम्स हैं उसमें और कुछ फोटोग्राफ हैं, मैं चैट के थ्रू में सबको शेयर कर दूंगा। एंड ये टेक्नोलॉजी मैंने ये यहाँ पे स्टार्टिंग में इजराइल में देखी, क्योंकि यहाँ पे हर मकान अपने, यहाँ पे पानी काफी महंगा है और हर मकान अपना जो किचन का पानी है, बाथरूम का पानी है, इनफैक्ट जो लैट्रिनों का पानी है, उसको भी वेस्ट करके सीधा ही सीवेज में डालने की जगह लोग अपने पानी को साफ करके अपने गार्डन में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे किचन से आ रहा है पानी या नहाने का पानी आ रहा है, जो मकानों से पानी आ रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई केमिकल प्रदूषण है, उसमें कोई इंडस्ट्रियल प्रदूषण है, उसमें सारी ऑर्गेनिक प्रदूषण है। और जो ऑर्गेनिक प्रदूषण है उसको हैंडल करने की भी जो तरीका है, उसका जो ऑर्गेनिक तरीका है, वो ये कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स का है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सिस्टम है, ये मात्र मकानों के लिए नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, या किसी फैक्ट्री का हम लोग देखते हैं काला काला पानी निकल रहा है, तो नेचर को हम देखें तो धीरे धीरे गंदे से गंदे पानी में भी पौधे उगने लग जाते हैं, और ये जो पानी में पौधे उगते हैं, इनका बहुत मेन रोल है पानी को साफ करने के लिए। एंड ये सिस्टम हर एक चीज, अगर लेड हो या फ्लड प्लेन है, जैसे गंगा यमुना जी का दिल्ली के पास में फ्लड प्लेन है। अब फ्लड प्लेन में क्या हो गया है कि फ्लड प्लेन में सारी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया लोगों ने, धीरे धीरे बिल्कुल नदी को बिल्कुल समेट दिया है कि उस मानसून में कहाँ पे फ्लड करे। लेकिन अगर नदियों के जो फ्लड प्लेन है, उनमें जो नेचुरल डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स की, रीड्स होते हैं, जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, ये सब अगर हम मेंटेन करें, जो रिवर बैंक्स हैं, जो स्ट्रीम के बैंक हैं, जो बंगाल या बिहार में छोटे छोटे लेक हैं, हरियाणा में जोड़ होते हैं, उनके साइड के जो प्लांट हैं, तो अगर ये प्लांट सारे जो मार्जिनल प्लांट्स हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, अगर हम इनका ध्यान रखें तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत बढ़िया रहती है। अगर प्लांट्स रहेंगे तो उसके साथ जितने भी कीड़े होते हैं, मेंढक होते हैं, सांप होते हैं, कई सारी चिड़िया होती हैं, तो सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी, मैं अब समझ रहा हूँ कि इसमें वायरस तक, जैसे डॉक्टर जोशी ने बोला कि वायरस भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। एंड उस किस्म से मैं आपको कुछ फोटो डाल रहा हूँ जो यहाँ पे इजराइल में हमारे मकान के और मेरे साथ वाले मकान के वेटलैंड, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की फोटोज हैं।
और कुछ फोटोज मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वो उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया के हैं। और प्लीज कभी भी कोई कांटेक्ट करना चाहें, ये बहुत ही लो टेक सॉल्यूशन है, एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, जिससे हम लोग अपना वाटर रीयूज भी कर सकते हैं, और उससे बड़ा कि हमारा अनट्रीटेड वेस्ट वाटर गलती से नदी में, गंगा जी में और उसकी ट्रिब्यूटरीज में ना जाए। थैंक यू वेरी मच शलभ जी, थैंक्स अ लॉट। और जरूर हम आपके एक्सपर्टीज को यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि हमारे जो लोग हैं गंगा के किनारे रहने वाले, जो गंगा प्रहरी हैं, उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो अपने ही गांव में, अपने ही घरों के आसपास इस तरह छोटे छोटे प्रयासों को, स्मॉल एफर्ट्स कैन मेक अ बिग एफर्ट। To climb a mountain, you have to take a single step. So I think these single steps, small steps, are very important. And thank you so much for coming on board at such a short notice. And we hope to keep in touch with you, and we will. And now इसके बाद हम लोग अपने गंगा प्रहरियों के द्वारा कुछ छोटे छोटे जो उनके प्रयास हैं, जिसमें कि उन्होंने प्राकृतिक तरीके से समाधान ढूंढे हैं, नेचुरल सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, वो शेयर करेंगे। और ये सारी फिल्म्स हम लोगों को कल अपने गंगा प्रहरियों से मिली। नमस्कार, मेरा नाम पूर्ण सिंह दास है। मैं वेस्ट बंगाल के गंगा प्रहरी WII से मुझे गंगा और उसके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग मिला है। मैं अपनी दूसरे वेस्ट बंगाल के गंगा प्रहरियों के साथ मिलके गंगा और उसके जो सहायक नदी है उनके ऊपर, उनके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम सब मिल के कोशिश करते हैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनकी नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन देने के लिए, जो सस्ता और इको फ्रेंडली भी। गंगा के जो जैव विविधता है उनमें मछलियों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो मछुआरे हैं उनके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने के लिए। मैं एक फिशरी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्टूडेंट होने के नाते मैं लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि इजी, प्रॉफिटेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीकों को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मछलियों को ब्रीड करके उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इससे जिन मछलियों का पॉपुलेशन दिन पे दिन घटता जा रहा था उन पे भी कंट्रोल और वहाँ से भी फ़ायदा मिल सकता है। एक्वाकल्चर में जो केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज़ होता है उनकी जगह पे वो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है वहाँ पे भी वो लोग फिशरी कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्ट रिवर से मछलियों को पकड़ते हैं उसकी जगह पे वो टैंक पे भी मछलियों का कल्चर कर सकते हैं। इससे उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग ये सब मेथड्स को फॉलो करके जो लोग बेकार, बेरोज़गार है उनको भी प्रॉफिट मिलता है और गंगा और दूसरे नदियों के जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बरकरार रहेगा। चालू कर ऑन से। भारतीय वन्य जीव संस्थान के नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत स्थापित गंगा जलीय जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र में उपस्थित है। ये केंद्र नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र के टाउनशिप में स्थित है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, ये केंद्र गंगा के जलीय जीवों के, विशेषकर कछुओं के बचाव एवं पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है। ये केंद्र अवैध व्यापारियों से बरामद एवं शिकारियों के जाल में फंसकर घायल कछुओं के बचाव एवं पुनर्वास के अलावा गंगा प्रहरियों, गंगा के किनारे रहने वाले विभिन्न समुदायों एवं पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। कछुओं के पुनर्वास के लिए स्थापित ये केंद्र सभी वैज्ञानिक पद्धतियों से सुसज्जित है। जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें बायोफिल्ट्रेशन यूनिट को लगाया गया है, जो
यहाँ पर रखे गए कछुओं की चिकित्सक द्वारा समय समय पर जांच की जाती है एवं स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। उसके साथ साथ उनके भार एवं उनकी प्रजाति के अनुसार उनको शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते किसी को। नीचे अगर आ रहा है नाम तो कर सकते पर जाके नहीं कर सकते। कछुओं को उनके प्राकृतिक वास स्थान की अनुभूति कराने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि बास्किंग एरिया में गंगा की बालू के साथ साथ छायादार छोटे छोटे पौधे, तैरने वाले बास्किंग प्लेटफॉर्म पानी में उपलब्ध कराए गए हैं। कछुओं को पकड़ने एवं हैंडल करने के सही तरीके को आप लोग देखेंगे कि कैसे कछुए को सही तरीके से पकड़ा जाए, जिससे कि अगर उसको चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना है या किसी जाल से निकालना है या किसी दुर्घटना वाली जगह से ले जाके उसको उसके प्राकृतिक एवं सुरक्षित वातावरण में पहुंचाना है। आइए देखते हैं। कछुए को पकड़ने का सही तरीका ये है कि उसको बीच से उठा के धीरे से पकड़ा जाए एवं उसके निचले हिस्से में इस तरह से रखा जाए ताकि वो आपके हाथों को अपने पंजों से नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार से कछुए को हैंडल करें। कछुए को कभी भी उल्टा नहीं करना है, यानी उसके पेट वाले हिस्से को कभी ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है, जिससे कछुआ जो है दबाव की स्थिति में आ जाता है, जो उसके स्वास्थ्य पे अनुचित प्रभाव देता है। बेहतर यह है कि जब भी किसी जलीय जीव को आप किसी दुर्घटना की परिस्थिति एवं स्वास्थ्य के रूप में हानिकारक परिस्थिति में देखें तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें और वन विभाग की सहायता से उसको सुरक्षित एवं प्राकृतिक वास स्थान में। नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल, ग्रामो पोस्ट बरथरा कला, जिला विकासखंड चिरईगांव, जिला वाराणसी का मैं रहने वाला हूं। जो आज जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा हम लोगों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। उसके द्वारा हम लोगों को एक खेती करने के लिए जो रासायनिक खेती हम लोग करते थे, उसके अलावा हम लोगों को एक नई तकनीकी मिली जो जैविक खेती करने की हम लोगों को तरीका बताया गया। और उस तरीके को बताने के साथ साथ हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है और नोटअप कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, उसको हमें बनाने के लिए एक पीट भी दिया गया है। वन जीव संस्थान के द्वारा जो पीट बनाया गया है, इसमें मैं जो पोल्ट्री फार्म मेरा है, जो इसमें मैं अपना मुर्गी पालन करता हूँ। 2000 मुर्गी डाले गए हैं। जो बच्चे आते हैं इसमें इनके लिए चारे का बर्तन है और पानी का बर्तन है, इसका देखभाल हम लोग करते हैं। और भूसी जो इसका बीट है, इसको बीट को भी हम लोग निकालते हैं। जो भारतीय वन संस्थान द्वारा हम लोगों को जो एक बीट दिया गया है सहयोग के रूप में, इसको हम ले जा करके उसको तैयार करते हैं। सो आइए हम दिखाते हैं कि इसको हम कहाँ डंप करते हैं। तो थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। जो हमारा नोटअप कंपोस्ट तैयार हो जाता है और नोटअप कंपोस्ट तैयार करने के बाद फिर हम मल्टीपर्पज इसको करते हैं कि इसको इसके बाद फिर हम जैसे इसको खान करके फिर हम अपने खेत में ज़रूरत के मुताबिक सब्जी के लिए और अपने खेत के लिए डालते हैं, जो हमारा उर्वरक शक्ति खेत का बढ़ जाता है। कतार में हम लोग इसको टमाटर का खेती किए हैं और एक अच्छा इसमें हमारा फसल बहुत पक चुका है और तैयारी में है। इस समय मंडी भी जा रहा है। इसके साथ साथ आइए देखते हैं, एक मछली का तालाब है, छोटा सा। मछली के तालाब में जो भी इसमें बच्चा छोड़े थे, बच्चा छोड़ने के बाद इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे पानी गंदा हो जाता है। तो इसको पानी को निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा ये मोनोब्लॉक लगाए हैं। इस मोनोब्लॉक से हम पानी
का जो इस्तेमाल है सिंचाई के लिए कर लेते हैं, जो हमारे पौधे के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। नमस्कार, मेरा नाम ओमवीर है और मैं एक गंगा पहरी हूँ, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा मुझे जैविक खेती की ट्रेनिंग दी गई है। जैविक खेती में देसी खाद, देसी बीज लगाए जाते हैं और देसी खाद, देसी बीज लगाने से सब्जियों की उपज में और क्वालिटी में थोड़ी अच्छी है और इन सब्जियों में रोग नहीं आता है। वैसे महीने 1.5 महीने में मैं एक आध बार गौमूत्र, नीम का तेल, नीम की पत्तियों का छिड़काव करता हूँ, जिससे सब्जियों में बिल्कुल रोग नहीं आता है और यह सब्जियाँ लोकल मार्केट में अच्छी मांगी जा रही हैं। और ये NPS टाउनशिप के अंदर प्रॉपर्टी में भी मेरी सब्जियां मांगी जाती हैं, वहाँ भी मैं सब्जी देता हूँ और इन सब्जियों से मेरे परिवार की अच्छी आय हो रही है अभी। और मैं पंकज कुमार चौधरी, डॉक्टर सलीम अली जुब्बा साली, झील बरेला पक्षिया ट्रेनिंग से बोल रहा हूँ। बरेला झील में हमने भूगर्भीय जल पोखर खुदवाया। वहीं 2011 में नून नदी से नहरों को जीर्णोद्धार करके नदियों के आंशिक बहाव को रोकते हुए बांस, बल्ली, इकरी, पन्नी के सहारे और उल्टा पानी झील बरेला में लाने का काम किए और सूखे बरेला झील में पानी आते ही लाखों आबादी चतुर्दिक जंदाहा पातेपुर प्रखंड अंतर्गत ये झील बरेला की लाखों आबादी जो जल से जूझ रही थी, जल के बिंद स्रोत सूख चुके थे, उस पुनर्जीवित हो उठी। उसके बाद 2018 में पूर्णतः बरेला झील सूख गई और हमने फिर उसी प्रक्रिया के तहत नून नदी से नहर के माध्यम से बरेला झील में पानी ला करके झील के अस्तित्व और यहाँ की जैव विविधता को बचाते हुए लाखों आबादी जो पेयजल संकट से जूझ रही थी, तत्काल राहत मिलने का काम किया। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून द्वारा चयनित 2 वर्षों के अंदर पानी लाने के साथ साथ उनके नेतृत्व में हम लोग दर्जनों पोखर का साफ सफाई भी कराने का काम किया। इन 25 वर्षों में भिन्न तरह के आयोजन, जागरूकता के जरिए लोगों में जैव विविधता के प्रति, प्रवासी पक्षियों को शिकार न करे, इसके प्रति जागरूक करते हुए हम लोग आ रहे हैं। गंगा पे WIS से मुझे गंगा और उसके बायोडायवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग मिला है। मैं अपने दूसरे वेस्ट बंगाल के गंगा पहरियों के साथ मिलके जैसे कि एक्वाकल्चर में पड़ी हुई जमीन है, जो लोग और दूसरे नदियों के जो बायोडायवर्सिटी है वो भी बरकरार है।
तो ये हमारे छोटे गंगा प्रहरियों के कुछ छोटे छोटे प्रयास, जिनमें से 2-3 हम आपके साथ साझा कर पाए। और इसके अलावा हमारे जो पश्चिम बंगाल के गंगा प्रहरी हैं, उन्होंने अपनी भाषा में एक छोटी सी अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो कि हम लोग आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे, बहुत छोटी सी है, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए, जो हमारे गांव वासी हैं, उनको दिखाने के लिए ये एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जिसे कहना चाहिए मटेरियल है, और बहुत छोटी है, तो वो कोई भी अपने फोन में या कहीं पर भी देख सकते हैं। अगर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही हो तो हम इसको साझा कर सकते हैं एकता सबके साथ, हम शेयर कर सकते हैं चैट में, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। यस मैम, हम लोग यूट्यूब लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके। आई थिंक हाँ, क्योंकि कनेक्टिविटी इशू बहुत आ रहा है। अब मैं आमंत्रित करूंगी भारतीय वन्यजीव संस्था के निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन को। 1 मिनट, वो जो जी सर, जो अभी बता रहे हैं ना कि यूट्यूब में शेयर कर देंगे, उनको बताने को बोलो कि क्या किया है उसमें। 1 मिनट में उनको बताने के लिए। जी सर, वो मैं बता देती हूँ सर। वो पता चल जाएगा क्या डॉक्यूमेंट्री है, क्या बनाया जी है। जी 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 पश्चिम बंगाल की जो जैव विविधता है, उसके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बांग्ला भाषा में, और जिसका कि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसमें करा हुआ है। तो वो अभी थोड़ी देर में हम लोग इस ग्रुप में भी साझा कर देते हैं और में भी दिखा देंगे। सो कोई लाइन पे है क्या पश्चिम बंगाल के गंगा प्रहरी इसमें? हाँ जी है, पश्चिम बंगाल के कोई गंगा प्रहरी लाइन में है, पूर्णा वगैरह। डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इससे इन्वॉल्व कोई है? हाँ, सर एक्चुअली पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, तो वो लोग शायद कोई पश्चिम बंगाल से है। हाँ मैम, हाँ तो आप, हाँ बिप्लब दा, बताओ डॉक्यूमेंट्री जो बनाए हो। पूर्णा बताओ, तुम ही बताओ। मैम एक्चुअली हम लोगों ने जो गंगा के जो बायोडाइवर्सिटी में जो एनिमल्स पाया जाता है, खास करके डॉल्फिन और कछुए, ये वगैरह के ऊपर ही, और मछलियाँ, ठीक है, इनके संरक्षण की जरूरत है, इसके ऊपर ही हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू पूर्णा, और ये वीडियो हम लोग शेयर करेंगे। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी भारतीय वन्यजीव संस्था के निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन को कि वो अपना संबोधन दें। बंद करके वीडियो शॉट करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह ना, वीडियो चलता नहीं है। दूसरा, पार्टिसिपेंट को सभी को म्यूट रखते जब तक बात ना होती है। ये सब थोड़ा उनको मैं बात हो सकता है, उनको आइडिया ना। ये लोग सब तो म्यूट कर सकते हैं, जो भी उनका कंट्रोल कर रहा है ना, वो नहीं करने से बीच में भी, जैसे जोशी जी बोल रहे थे, तब भी कोई बीच में बोलने लगा। तो क्या करना चाहते हैं उनका डायरेक्टर लाइन पे, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे उनके डायरेक्टर। ओके।
इसका फोटो दिखा रहे हैं। Was talking about science. Read the chapter summary or the concept map given at the end of the chapter. அவன் வந்துட்டு அதையோ படிச்சுட்டு இருக்கா ருச்சி போடா. Dr. Dhananjay Mohan, Director, Wildlife Institute of India. Don't spend time on reading the objective questions. Instead, read the long answers of the concept questions. छोटा मोनू यार संगीता क्या करवा रहे हो? Go through important topic and solve at least one problem from the problems. And solve at least one independently. Practice diagrams along with the activity. This includes even the Venn diagrams of physics. Okay. जी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय मोहन संबोधन करेंगे। जी हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले तो आज इस वेबिनार में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विशेषकर हमारे डीजी साहब और हमारे वनजीव संस्थान के डॉक्टर रुचि बडोला, डॉक्टर हुसैन, हमारे गंगा प्रहरी और सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा वनजीव संस्थान की तरफ से और हमारी एनएमसीजी टीम से। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी சிஎம் எப்போ வந்து இது हेलो हेलो हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है, शुरू करें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना रहे हैं लोग आज, और ये के बारे में मेरे ख्याल से जितने सोचने की आवश्यकता, इतनी आवश्यकता पहले कभी नहीं हुई होगी कि जैव विविधता का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका महत्व है, और कैसे मतलब जिस जैसे हालात से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं, जो कोरोना की जो दुनिया में तो हमें जो जैव विविधता है, जो हमारे साथ इस पृथ्वी को शेयर करती है, हमारे साथ इस पृथ्वी को साझा करती है, वो हमारे लिए और अपने ही महत्व। ये एक मैसेज जा रहा है, स्लोगन है या थीम है, आवर सॉल्यूशंस लाई इन नेचर। ये बहुत ही, इससे ज्यादा सही थीम हो ही नहीं सकती थी, खासतौर से
दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में। तो मतलब कहना बहुत आसान है कि हमारे सॉल्यूशंस नेचर में हैं, लेकिन इसको अगर हमको इसको फॉलो करना है, जो कि आज की रिक्वायरमेंट है, आज की ज़रूरत है, तो इसके लिए थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे जिस तरह से हम बढ़े चले जा रहे थे, उससे थोड़ा-सा भिन्न है, थोड़ा क्या काफ़ी भिन्न है मैं कहूँगा। और कैसे हम लोगों को हर अपने कृत्यों में प्रकृति की तरफ अपना रिस्पेक्ट बढ़ाना है, वो हमें सोचना पड़ेगा। और हमें खुद अपने कार्यकलापों को स्वयं देखना पड़ेगा, उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक प्रकृति के साथ चल रहे हैं और कहाँ हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्योंकि जो भी हम आज हैं, जितना भी हमारा विकास हो गया है, चाहे हम बहुत अपने आप में एक हमें अहंकार भी हो गया है मानवता को कि हमने बहुत आगे प्रगति कर ली है, विकास कर लिया है, लेकिन इस विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहे हैं। और कहीं न कहीं से हर विकास हमारा जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित है। ये बात दूसरी की ये करते-करते हम लोग शायद प्रकृति का जो हमारे अपने सर्वाइवल पे जो प्रकृति का योगदान है, उसको ही शायद हम लोग भूलने लगे। तो अब निश्चय ही जब हम कहते हैं आवर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन नेचर, तो हमें मतलब क्या अपने कामों को, अपने कृत्यों को कैसे हम परिवर्तित करें कि हमारा जो प्रकृति पे जो हमारी छाप है, जो हमारी गलत असर है जो प्रकृति पे, वो कम से कम हो सके। मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ी मैसेज है इस बार के बायोडायवर्सिटी दिवस में। और मेरे ख्याल से अगर हम माँ गंगा की बात करें, तो ये तो हमारी प्रकृति का प्रतीक है। और यदि हम माँ गंगा की स्थिति को सुधार सके, जिस तरफ हमारा चाहे एनएमसीजी प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम जो हैं और लोगों की सहभागिता है इतनी, उस सब के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कि हाँ, हम लोग प्रकृति को पुनः इज्जत देने लगे हैं। तो इस कारण से हमारा जो गंगा नदी की तरफ जो हमारे जो भी एक्शंस चल रहे हैं, उसकी स्थिति सुधारने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये जो हमारे फेज़ 1 से भी उभर के आई कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लगभग आधी आपसे काफ़ी अच्छा है। तो एक बहुत बड़ी बात वो आई जो कहते हैं हम ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। तो वी आर एट अ स्टेज जब हम सुधार कर सकते हैं चीज़ों को और बेहतर ले जा सकते हैं। मतलब हम लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक उम्मीद है हमारे लिए, एक होप है कि हम इस काम को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रकृति को अधिक से अधिक इज्जत देते हुए अपने विकास को और प्राकृतिक संसाधनों को एक सुचारू रूप से, एक सस्टेनेबल तरीके से, एक सतत रूप से हम इसको इस्तेमाल करें। और वही उसी तरह से हमारा भविष्य है, हमारा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उसी से केवल वो हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पे मैं पुनः इस बात का आह्वान करूँगा कि हम थोड़ा अपने गिरेबान में झाँकें और इस चीज़ को देखें कि हम क्या ऐसा हमारे कृत्यों से का जो कुप्रभाव पड़ रहा है, वो कैसे कम हो। और इसमें सभी की बहुत भूमिका है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसके लिए कोई रेडी सॉल्यूशंस हैं। हम जिस तरह के जीवन शैली में चले गए हैं, तो उसमें हम कई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे प्रकृति को हम दिन-प्रतिदिन नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अगर हम उससे निकलना भी चाहें तो कई बार हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। निश्चय ही ये कहना आज कि हम सब कुछ छोड़ के पुनः जंगलों में और बाकी प्राणियों की तरह रहने लग जाएँ, वो तो संभव ही नहीं है। तो हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे और उसमें कहते हैं लर्निंग बाय एग्जाम्पल, एक दूसरे से सीखने का बहुत ज्यादा मौका है। और इसमें चाहे वो मीडिया प्रोफेशनल्स और हमारे विशेषकर जैसे गंगा प्रहरी हैं, वो इस काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे भी जो आइडियाज हैं, हमें एक बेहतर जिंदगी, एक प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए एक जो जिंदगी, उसको आगे बढ़ाने के जो उदाहरण हैं, को साझा करने और एक लार्जर ऑडियंस तक ले जाने में हम सभी का योगदान होने की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सभी लोग जो माँ गंगा के उद्धार में जुड़े हुए
हैं उन सबको की बधाई देना चाहता हूं और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि कैसे हम और ज्यादा जोश के साथ इस काम में अपने आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर धनंजय मोहन, निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्था। आपके जो शब्द थे जिसने कि जैव विविधता और मानवीय जो वेलबींग है, ह्यूमन वेलबींग को जो आपने लिंक करा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पे आज जबकि पूरी मानवता जो है वो संकटग्रस्त है और जो भी संकट हमारे पर आज है, चाहे वो कोरोना की वजह से आया हो या अन्य महामारियों की या साइक्लोन के रूप में आया हो, कहीं ना कहीं ये एक वार्निंग है हमारे लिए कि हमने अपनी जैव विविधता को या अपने जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनको ठीक से इनका उपयोग नहीं करा या इनका दुरुपयोग करा है। तो आज का ये जो दिवस है, आज का जो ये पर्व है, ये अति महत्वपूर्ण है और माँ गंगा के लिए तो, गंगा नदी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जो गंगा जी में आज भी जैव विविधता बाकी है, इतना मानवीय दबाव होने के बाद वो एक इस चीज का प्रतीक है कि क्या शक्ति प्रकृति में है अपने आप को रिजुविनेट करने की अपने। और आज जब हम लोगों की कुछ दबाव कम हुआ है नदी में और जो हमारे गंगा प्रहरी हैं वो हमें पिक्चर्स भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं गंगा की और देखते हैं कि उसमें कितनी जैव विविधता अब दिख रही है छोटे से अंतरकाल में। 1.5-2 महीने में जब पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ या लोगों का आना जाना डिस्टर्बेंस कम हुआ तो किस तरह से हमारी बायोडायवर्सिटी फिर से उभर के आ रही है। तो ये एक हमको बताने का तरीका है प्रकृति का कि अगर हम उसमें बहुत ज्यादा दखल अंदाजी ना करें, इंटरफेयर ना करें, तो वो अपने आप से भी रिजुविनेट हो सकती है। और प्रकृति के जो स्वास्थ्य का जो सूचक भी है और कारक भी है वो तो जैव विविधता ही है। तो इसलिए ये दिवस आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर जाते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने शब्द बोलें और वही इस जो हमारी ये पूरी टीम है, चाहे वो हम लोग रिसर्चर टीम हो, चाहे वो हमारे गंगा प्रहरी हो, उसके लीडर हैं जो कि अपने आप ही लीड्स बाय एग्जाम्पल, वो अपने आप आगे से लीड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि सर आप अपने शब्दों द्वारा हमारे गंगा प्रहरी, प्रवासी गंगा प्रहरी और गंगा प्रहरी मेंटर जो आज शामिल हुए हैं उनको संबोधित करें। धन्यवाद। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सर क्लियरली सुन पा रहे हैं सर, क्लियरली सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो माननीय जोशी जी, सल्लभ जी, धनंजय मोहन जी, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गंगा प्रहरी, आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से जैव विविधता दिवस के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपको ये जान के खुशी होगी कि यहाँ आने से पहले मेरी एक मीटिंग माननीय जल शक्ति मंत्री जी के साथ चल रही थी और मैंने उनको बताया कि हम आज इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बड़े प्रसन्नचित हुए और उन्होंने भी अपनी ओर से आप सब लोगों को शुभकामनाएं कम्युनिकेट करने को मुझे कहा। तो मैं आपको माननीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी की ओर से भी आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर आप सब लोगों को शुभकामनाएं सूचित करता हूँ। जैसा कि इसके पहले कई लोगों ने कहा, माननीय जोशी जी ने विस्तार से बताया, धनंजय जी ने भी काफी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। आज का जो ये बायोडायवर्सिटी डे है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। हम इस तरह के आयोजन हर वर्ष करते रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे साथ मिलके इस तरह के आयोजन करता रहा है और लेकिन इस बार का जो आयोजन है एक अलग परिवेश में हो रहा है। एक माहौल बदल चुका है और ये माहौल कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से हमारे जीवन में पहली बार हमने इस तरह का वातावरण देखा और इस तरह का माहौल देखा है और यह सही मामले में हमें एक बार आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। और इस बायोडायवर्सिटी डे का जो थीम है वो और भी ज्यादा उपयुक्त है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। सुन करके अच्छा लगता है और जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, इसको अपने आचार विचार में लाना इतना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं है? जोशी जी ने भी कहा था कि शहर में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अब उनको प्रकृति के प्रति अपनी भागीदारी तय करने के लिए समय नहीं। और जब हम इस तरह के माहौल में आ जाते हैं और अपनी भागीदारी नहीं सोच पाते हैं तो इस तरह के परिणाम निकलते हैं। किंतु मैं अभी इस अवसर पे आप सब लोगों को बताना चाहूंगा
कि एक मेरे हिसाब से, हम सब लोगों के हिसाब से एक परिवर्तन का समय है और एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके पहले अगर हम लोगों ने लोगों को बताया, और जैसा कि हम नमामि गंगे कार्यक्रम में बायोडायवर्सिटी के साथ साथ गंगा को अविरल निर्मल रखने के लिए कई तरह के कार्यक्रम देते रहे हैं, तो लोगों के बिहेवियर को बदलने में, परिवर्तन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। पिछली बार जब माननीय मंत्री जी ने गंगा प्रहरियों के साथ इंटरेक्शन किया तो कई लोगों ने बताया कि पहले लोग उतना नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते लोग अब सुनने लगे। तो आज जब लॉकडाउन के समय में लोग देख रहे हैं कि नदियां साफ दिख रही हैं, क्यों साफ दिख रही है, इस पे चिंतन करने की जरूरत है। क्यों साफ है, क्या बदला? हम उसी जगह रह रहे हैं, उन्हीं शहरों में, उसी गाँव में रह रहे हैं, जहाँ भी जो भी सीवेज जनरेशन हो रहा है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमें एक तरह से प्रकृति ने फोर्स किया कि आप अपने अपने घरों में रहें। तो उससे क्या हुआ, जो हम पूरा करकट जो फेंकते थे, या जो जैव विविधता या एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते थे अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, उसको करने का मतलब किंतु हर समय नहीं रहेगा। हमें सोचने की जरूरत है, इससे सीखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी शिक्षा क्या है, जो कि गंगा नदी ने दूसरी नदियों ने भी बड़ी स्पष्टता के साथ हमें दिखाया है कि सॉल्यूशन सारे नेचर। कैसे? अगर हमने उनको छोड़ दिया, नदियां अपने को दूषित नहीं करती, नदियां अपने को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, और नदियों में शक्ति भी होती है, और स्पेशली माँ गंगा में शक्ति बहुत ज्यादा है दूसरी नदियों से भी, कि अपने को रिजुवनेट कर, अपने को पुनर्जीवित कर ले, अपने को फिर से अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएं, जो कि नदियों ने दिखाया है। तो इससे एक बात बड़ी स्पष्ट होती है, जैसे कई लोग बोलते थे कि गंगा नदी तो कभी साफ नहीं हो सकती, या कभी क्या हम इसको निर्मल अविरल बना सकते हैं, तो हमने अपने जीवन काल में ही देख लिया कि यस, इट इज पॉसिबल। हमने आज माँ गंगा का रूप देखा है, जहाँ की वाटर क्वालिटी बेस्ट पॉसिबल लेवल पे है, किंतु हमें इसको भी देखना है कि इसको हम आगे कैसे ले जाएं। जो एक तरह से एक वातावरण में हुआ है, उसको आगे ले जाने के लिए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। और जैसा कि जोशी जी ने कहा, और जैसा नमामि गंगे का एक मुख्य उद्देश्य है, और जिसके चलते हम सब लोगों ने गंगा प्रहरी का कार्यक्रम हो, इस तरह के कार्यक्रम को लगाया है, और जैसा आप सब लोग क्षेत्र में जाके अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब हमें इसको आगे ले जाना है। लोगों को बताने की जरूरत है कि जब हम दोबारा नदियों के किनारे जाएं, तो हम एक प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के संबंध में एक सम्मान का भाव रखें, और अपने व्यवहार को नियमित रखें, खुद नियंत्रित करें, ताकि जो नदियां स्वच्छ हो चुकी है, निर्मल और अविरल है, हम उन्हें उसी तरह से रखें, उसी तरह से उनको मेंटेन करें। जैसा कि हम कहते हैं, हम अपने घर को रोज रोज साफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार साफ कर लिया और छोड़ दिया तो घर साफ रहेगा। वही स्थिति प्रकृति की है। जब एक बार प्रकृति ने अपने आप को सुधार लिया और अपने आप को स्वस्थ बनाया, रिजुवनेट किया, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको भी रिजुवनेटेड कंडीशन में रखें, और हम उसके ऊपर अपना पूरा योगदान दें। ये इतना आसान नहीं है। अभी जैसे आप कई लोगों को, गंगा प्रहरियों को मालूम है कि अभी एक क्विज है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, गंगा क्वेस्ट एक क्विज चल रहा है। यह भी एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को गंगा के बारे में ज्ञान हो, जानकारी हो, और लोग जाने। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कई लोगों के बड़े अच्छे कमेंट है कि मैंने पार्टिसिपेट किया। हमने कहा कि आप बताओ कि आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो, बड़े अच्छे कारण लगाते हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लिखते हैं कि इससे कुछ खेलने से, खेल कूद से थोड़ा ही गंगा साफ हो जाएगी, हम क्यों करें, इससे क्या फायदा होगा। और उसका उत्तर भी कुछ लोग ही दे रहे हैं कि नहीं, इससे हम उनके बारे में जब जानकारी मिलेगी तो हमारा कनेक्शन नदियों के साथ एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएगा और सुदृढ़ हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि नो हमने कुछ खेला था, या कोई और तरीके से हम इस नदी से जुड़े हैं, गंगा से जुड़े हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी एक अभिरुचि बनेगी, हमारा एक ओनरशिप बढ़ेगा। यस, वी हैव टू कीप इट क्लीन, वी हैव टू कंट्रीब्यूट व्हाटएवर इज बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम तरह तरह के माध्यम से लोगों को जोड़ें। और आज जितने भी हमारे गंगा प्रहरी हैं, या जो दूसरे गंगा विचार मंच हैं, या जो कई दूसरे लोग हैं, या अब आम जनता भी है, कई एनजीओ हैं, कई सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सब इस तरह से सोच रहे हैं। इसी तरह की बात, क्योंकि बायोडायवर्सिटी डे के लिए कई लोगों ने बताया, लोगों को कई बार ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारी प्रकृति में इतने सारे तरह तरह के जीव जंतु हैं, कुछ बड़े जीव जंतु हैं जिनकी शायद इनकी उपयोगिता हमें समझ में आती है, लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु हमें लगता है कि इनकी क्या उपयोगिता है। लोगों को लगता है कि हम इनका संरक्षण क्यों करें, हमें इनसे क्या फायदा है।
जैसा कि जोशी जी बता रहे थे, कृषि क्षेत्र में भी कई हैं, हमारे पालतू मवेशी हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। और ये इस कोरोना के इस संक्रांति काल में जो पिछले 1-2 साल से जो बायोडायवर्सिटी लुप्त होती जा रही थी, और जैसा कि स्टैटिस्टिक्स बताता है कि जिस स्पीड से, जिस गति से जो जैव विविधता का लोप पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि देखिए, हर एक जीव दूसरे जीव से संबंध है, पारस्परिक संबंध है, और उसको शायद सब लोगों को इतने आसानी से समझ में नहीं आता। कुछ वैज्ञानिकों को समझ में आता है, आम जनता इसको नहीं समझती है। तो इस दिवस पे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक वैज्ञानिक संस्था है, रिसर्च संस्था है, और उसके साथ साथ ये ऐसी संस्था भी है जो लोगों से जुड़ चुकी है, चाहे वो नमामि गंगे कार्यक्रम में हो या किसी और कार्यक्रम के द्वारा हो। तो इन चीजों को वैज्ञानिक तौर से तो हम समझते ही हैं, किंतु लोगों तक हम इसको किस तरह से ले जाएं, किस तरह से समझाएं कि लोग भी इसको इतना समझें, और इससे अच्छा समय कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आज एक परिस्थिति बनी है, आज एक वातावरण बना है, लोगों को आज अगर हम समझाएंगे तो लोग शायद कभी इसको मानेंगे और इसके बारे में जानने में भी रुचि लेंगे। पिछले 2 महीने में, 3 महीने में जितने आर्टिकल्स बायोडायवर्सिटी को लेकर के, या नेचर के कंजर्वेशन को लेकर के, या जल संरक्षण को लेकर के आए हैं, और जिस तरह से प्रकृति के सम्मान के बारे में चर्चा हुई है, एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम आज से इसके ऊपर काम करना शुरू करें। जो काम हम कर रहे हैं उसको लोगों तक किस तरह से पहुंचाएं। जोशी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जब तक हम लोगों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक करोड़ों लोग इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट या ऐसे 10 और संस्था भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि लोग नहीं जुड़े। और इसीलिए इस पूरी कड़ी में जो आज यहाँ मौजूद है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गोल है वो गंगा प्रहरियों का है। और इसी तरह के जो दूसरे भी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो स्वैच्छिक तरीके से काम कर रहे हैं, उनका रोल है कि वो इसको समझें और इसे हम ले जाएं। अभी मुझे बड़ी खुशी है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा भी हम गंगा प्रहरियों को ट्रेन कर रहे हैं। देखिए, जब कोई समस्या आती है ना, हम अपने आप समाधान ढूंढते हैं। हम आज लोगों से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन सारे समारोह हो रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे चलाए, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने लगा है। हमने एनएमसीजी में इस बार समर में कुछ हमारे यहाँ इंटर्न ट्रेनिंग किए आते थे, हमने ऑनलाइन इंटर्न्स बना दिया है। तो सोल्यूशन निकल रहा है, अपने आप हम अपने रास्ते खोज रहे हैं और हम उसके ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है कि हम इसका उपयोग करें, इस अवसर को जाने नहीं दें। क्योंकि केवल रोने धोने से क्या होगा और पश्चाताप करने से कोई मतलब नहीं होगा कि अरे हमारे इतने लुप्त हो गए, इतनी जैव विविधता लुप्त हो गई, जलीय जीव लुप्त हो गए। अब आज हमारे पास प्रकृति ने दिखाया है कि प्रकृति खुद को संरक्षित कर सकती है। थोड़ा हमें सहयोग करना पड़ेगा, और अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो परिणाम हमारे लिए ही विनाशकारी होगा। तो इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता, इससे अच्छा मैसेजिंग का समय नहीं हो सकता। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ज्ञान है, और इस कार्यक्रम में हमारी पहुंच भी लोगों तक जा चुकी है। इन सबों का उपयोग करके एक हम लोग आज संकल्प लें कि जैव विविधता हो, जल संरक्षण हो, गंगा नदी का संरक्षण हो, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंदर इन सबों के लिए जगह है। आप देखेंगे नमामि गंगे कार्यक्रम में केवल एसटीपी बनाने का कार्यक्रम नहीं है, उसमें भी बड़ा अच्छा है। कई एसटीपी या कई इस तरह की चीज भी, जैसे कंस्ट्रक्शन वेटलैंड बताया, उसको हम प्राकृतिक तौर से कर सकते हैं। किंतु साथ साथ इस कार्यक्रम में लाइवलीहुड के ऊपर भी काम करने की जगह है जो हम कर रहे हैं। अवसर है कि इनको हम एक बड़े तौर पे ले जाएं, इनको और बड़ा करें, स्केल अप करें प्रोग्राम को। और मुझे विश्वास है कि ये माहौल जो बना है, ये जो एक वातावरण बना है, इसको अगर हम सही स्ट्रेटजी के साथ सब मिलजुल कर काम करें, एक संकल्प लें, तो हम जरूर ही सफल होंगे। गंगा को अग्रल लेवल तो करेंगे ही, और साथ साथ एक पूरे हैबिटेट को हम इम्प्रूव करेंगे। देश के लिए हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा। एक बार मैं फिर आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, और आप सब लोगों को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सारे जो हमारा प्रयास है उसको एक समीक्षा करके सबको बताया है, और सबका जो है उत्साह वर्धन करा है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और सबसे सर एक जो होप है वो यही है कि इस कठिन वक्त में भी हमारी टीम, चाहे वो एनएमसीजी की टीम हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम हो, चाहे वो हमारे गंगा प्रहरी हैं या गंगा प्रहरी मेंटर हैं, या इवन हमारे प्रवासी गंगा प्रहरी जुड़े हुए हैं और अपने अपने छोटे छोटे तरीकों से किसी ना किसी तरह से ये गंगा जी की, चाहे वो स्वच्छता है, चाहे वो निर्मलता है, चाहे वो जैव विविधता है, वो उस कार्य में जुड़े ही हुए हैं। और मुझे बहुत हर्ष होता है ये देखते हुए कि हमारे जो गंगा प्रहरी बंधु हैं,
जो कोई लोग दूर दराज के गांव में रह रहे थे, जो शुरू में बहुत हेजिटेंट थे जूम ऐप का इस्तेमाल करने में, आज वो महिलाएं, चाहे वो क्या बोलना चाहिए, हाउसवाइफ्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी से हो, चाहे वो मछुआरा कम्युनिटी से हो, वो सब आगे बढ़ चढ़ के जूम द्वारा मीटिंग्स में और प्रत्येक दिन, आज भी जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारी 3 लाइवलीहुड ट्रेनिंग्स 15 दिन की चल रही हैं और उसमें 135 महिलाएं जो है जूम के द्वारा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं रोज। तो ये मतलब लोगों की जो अपनी कैपेसिटी है, जो उनके अपने अंदर एक हुनर है, जो नई चीज सीखने की एक इच्छा है, मेरे को लगता है ये एक बहुत ही खूबसूरत उम्मीद हमारे सामने आ रहा है। आगे जाकर भी हम इस तरह के कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से सब लोग मिलके कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जी की जैव विविधता का संरक्षण करना या गंगा जी की सफाई करना ये मुट्ठी भर सरकारी अफसरों का या सरकारी लोगों का कार्य नहीं है। इसमें तो हम सबको ही जुड़ना पड़ेगा, चाहे हम गंगा जी के किनारे रहते हों, चाहे हम अपने देश के किसी कोने में रहते हों, चाहे विश्व में कहीं रहते हों, हम सबका एक रोल है, सबके लिए स्थान है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से और भारतीय वन्यजीव संस्था की ओर से कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो जुड़ना चाह रहे थे वो जुड़ नहीं पाए क्योंकि नंबर ऑफ सीट लिमिटेड थी, ये हमको नहीं पता था कि ये 100 में लिमिट कर देंगे। हमारा प्रयास 500 वाला हमने पैकेज ट्राई करा था और इस कार्यशाला को समाप्त करने से पहले मैं आप सब लोगों को कल के लिए निमंत्रण देना चाहूंगी। कल सुबह प्रातः 11 बजे हम जूम ऐप के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस मनाएंगे, क्योंकि गंगा नदी और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं कछुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम कल आपको कुछ अच्छी साइंटिफिक जानकारी दे पाएंगे और लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ मैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा जी, डीडीजी श्री एसके रथो जी, भारतीय वन्यजीव संस्था के निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, श्री शलभ गहलोत जी, हमारे जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से जो साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े, चाहे वो CFRI से हो या DST से हो या अन्य इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स जो जुड़े हैं आज हमारे साथ, गंगा प्रहरी मेंटर्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपने योगदान दिए और आज जो हमारे साथ शामिल हैं। इस पूरे कार्यक्रम का लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें जितना भी ये जो छोटी सी एक फिल्म थी उसका भी करेंगे और मेरे ख्याल शलभ जी ने अपना शेयर कर दिया है जो पिक्चर्स उनको शेयर करनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि कल भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और गंगा की जैव विविधता का एक जो अंश है कछुआ, उसके ऊपर कल हम एक और पर्व मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। जय हिंद। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. All of you officers. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। आप सभी लोगों को हर हर गंगे, हर हर गंगे।